कार्यक्रम सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात उन खबरों की होगी जो इस पूरे हफ्ते सुर्खियों में रही, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी कांड पर, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किसान, आम आदमी से लेकर राजनीतिक दुनिया में भूचाल ला दिया। केवल 3 सेकंड के अंदर एक गाड़ी ने दसियों किसानों को चींटियों की तरह रौंद दिया। फिर बात करेंगे सत्ता में रहने वालों की आक्रामक और हिंसक बयानबाजी के शौक की। 11 महीने से आंदोलन पर बैठे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहने वाले लोग आखिर कौन है? सत्ता में वो लोग किस पद पर बैठे हैं? और फिर चर्चा यूपी में राजनीतिक हलचल की करेंगे। 32 साल बाद कांग्रेस में आई हरियाली की करेंगे। और फिर बात करेंगे शिवपाल यादव के एक ऐसे बयान की जो इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो चलिए शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। वर्तमान में सरकार की बदलती सोच और असंवेदनशीलता के चलते लखीमपुर खीरी में किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचलने का जो घिनौना काम किया गया है, इसने भारतीय इतिहास में आज तक का सबसे क्रूरतम और तानाशाही व्यवहार दिखाया है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों की अनदेखी, उनके प्रति असंवेदनशीलता सरकार के सत्ता के घमंड को दिखा रही है। सरकार अपनी सत्ता के हनक में मतवाली बनी बैठी है और सरकार का अन्नदाता सड़कों पर गर्मी, सर्दी, बरसात में संघर्ष कर रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता मंच से कहते हैं कि सरकार किसान के साथ है, किसान के हित में लगातार काम कर रही है। ऐसे में लखीमपुर में जो बर्बरता किसानों के साथ हुई, वो कौन सा हित दर्शाता है? आज ये सवाल जनता कर रही है। लखीमपुर की घटना के बाद किसान पूछ रहा है कि आखिर किसानों के प्रति इतनी नफरत क्यों? क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह है? क्या अपने परिवार, समाज और देश की लड़ाई लड़ना आज के परिदृश्य में गुनाह है? क्या किसानों को कुचलने की घटना लोकतंत्र को कुचलने का बर्बरतम प्रयास है? ये वो सवाल है जो किसान तो पूछ रहा है, इसके साथ ही जनता को भी अब इसका जवाब चाहिए। 2 अक्टूबर को देश के 2 महापुरुषों का जन्मदिन था। उस दिन जय जवान जय किसान गली गली सुनाई पड़ रहा था और अगले दिन लखीमपुर में उसी किसान को बीजेपी के मंत्री के बेटे ने कुचल दिया। ये कहां का सम्मान है और ये कहां का किसान प्रेम है? अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन हाँ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया। 60 घंटे से भी ज्यादा समय तक उनको सीतापुर के हर गांव में एक गेस्ट हाउस में बंद रखा। उनको परिजनों से मिलने जाने के लिए रोका गया। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, संजय सिंह सबको गिरफ्तार कर लिया और जाने नहीं दिया। लेकिन विपक्ष की भी जिद थी कि सरकार चाहे अब जितना रोक ले, वो परिजनों से मुलाकात जरूर करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर खीरी गए और परिजनों से मुलाकात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक लगातार किसानों को मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थित बताते आए। इससे किसान आहत है और इसका नतीजा विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। इस पूरी घटना पर बीजेपी के रुख को देखकर ये नहीं लग रहा कि मंत्री जी का इस्तीफा होगा। आखिर अजय मिश्रा बीजेपी की मजबूरी है या इतने जरूरी हैं कि उनके लिए पार्टी किरकिरी तक बर्दाश्त कर रही है? पहली बात तो ये है कि अजय मिश्रा ब्राह्मण हैं और यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% है। समझिएगा, यूपी में बीजेपी के 12 लोकसभा सांसद ब्राह्मण हैं, यानी 15% यूपी के बीजेपी सांसद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राज्यसभा में यूपी से बीजेपी के पास 5 सांसद हैं। मोदी सरकार में यूपी से 2 मंत्री हैं, एक कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और दूसरे यही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। यानी महेंद्र नाथ पांडे के अलावा अजय मिश्र ही केंद्र सरकार में यूपी के ब्राह्मण प्रतिनिधि हैं। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि 4 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे बीजेपी चाहे तो कोई और ब्राह्मण सांसद को मंत्री बना सकती है, लेकिन अजय मिश्र को हटाने से ये संदेश शायद चला जाए कि बीजेपी ने एक ब्राह्मण मंत्री की बलि ले ली। क्या बीजेपी का आलाकमान इसीलिए घबरा रहा है
और ऐसा करके बीजेपी अपने कोर वोट को शायद नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि पहले से ही ये हवा चली हुई है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और उत्तराखंड में निश्चित रूप से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि किसान लखीमपुर वाकया से बुरी तरह भड़के हुए हैं। किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में जिन 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया, वो सभी सिख समाज से आते हैं और इस घटना का सीधा सीधा आरोप बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर लगा है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। ऐसे में यूपी उत्तराखंड के तराई इलाके के साथ साथ पंजाब की सियासत पर भी इसका असर पड़ना अब लगभग तय हो गया है। हमारे लोकतंत्र का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अजय कुमार मिश्र, जिनके हिंसा भड़काने वाले बयान और उनकी गतिविधियां चर्चा में हैं, वो कोई सामान्य या आम व्यक्ति नहीं है। वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उन पर देश में संविधान और कानून का राज्य बनाए रखने की जिम्मेदारी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व है, लेकिन ये तभी संभव है जब वो अराजकता का विरोध करें, अहिंसा का आश्रय ले, ये समझें कि विरोध और असहमति लोकतांत्रिक समाज के जिंदा होने का एक प्रमाण है। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनके दुश्मन नहीं है, उनका विरोध भी कोई व्यक्तिगत नहीं है, वो तो उस राजनीतिक दल और सरकार का विरोध कर रहे हैं जिसका अजय मिश्र टेनी एक महत्वपूर्ण अंग है। पहले किसान सिर्फ 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। जो सरकार एक तरफ कहती है कि किसान सरकार से बात नहीं करते और दूसरी तरफ इनके नेता किसानों को लेकर विवादित बयानबाजी करते हैं, ऐसे में विरोध करना तो लाजमी हो जाता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में पश्चाताप रहित आक्रामक और हिंसक बयानबाजी करने को एक गुण माना जाता है, अवगुण नहीं माना जाता। इनके अपने नेता कभी निंदनीय नहीं कहते। ताजा मामला जो अजय मिश्र टेनी का ही है, जिन्होंने लखीमपुर में किसानों को 2 मिनट में ठीक करने की बात कही और इस बयान के बाद देखते देखते अचानक इतना बड़ा कांड हो गया। ये कोई पहली बार नहीं जब अजय मिश्र टेनी ने किसानों को लेकर कोई विवादित बात कही। बीजेपी के कई बड़े नेता इससे पहले किसानों के लिए जहरीली बयानबाजी कर चुके हैं। आपको शायद याद ना हो तो मैं बता दूं कि जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा था। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने यह बयान दिया था कि किसान वो दिन याद करें जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़ों के पैरों तले कुचलवाया था। इससे पहले दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा था कि किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग किसान नहीं हैं। तो पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता हरिमंदर सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मुझे किसानों से बात करने के लिए बोला जाता तो मैं मार मार के पैर तोड़ देता और जेल में बंद करवा देता। इससे पहले अगस्त 2021 में करनाल में किसानों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के ठीक पहले का एक वायरल वीडियो सबके सामने आया था, जिसमें एसडीएम आयुष सिन्हा ने साफ तौर पर सिपाहियों से कहा था कि ये बहुत सिंपल और स्पष्ट है, कोई कहीं से हो उसके आगे नहीं जाएगा, अगर जाता है तो लाठी से उसका सर फोड़ देना, कोई निर्देश या डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उठा उठा कर मारना, ये लफ्ज थे। तब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री पुलिस की बर्बर कार्रवाई और अधिकारी के फैसले से सहमत भी नजर आए थे। जब किसानों के हित की बात करने वाली सरकार के मंत्री नेता खुद किसानों को जहरीले बोल बोले, उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करें, तो ऐसे में किसान सरकार और उसकी नीतियों पर आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकती है। खैर, किसानों के खिलाफ ये बयानबाजी, ये नफरत, गाड़ियों से कुचलना दरिंदगी की इंतहा है। सवाल यही है कि जिस जनता ने सत्ता दी उसी जनता के साथ ये दुर्दशा आखिर क्यों? ये अन्याय, ये अहंकार की पराकाष्ठा क्यों? ये सवाल आपसे है, क्योंकि अगली सरकार भी आपको चुननी है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव है
और पहले से ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के दावे भी कर दिए हैं। बीजेपी कह रही है हम 350 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे, तो सपा कह रही है कि 22 में तो बाइसिकल ही चलेगी। अब 22 में कौन टिक पाएगा? चुनाव नतीजों से पहले तो ये कहा जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कही जा सकती है कि इस बार के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी, सपा, बसपा के साथ अब कांग्रेस भी बहुत तेजी से यूपी में दम भर रही है। 32 साल से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी के लगातार जो इनके यूपी दौरे हैं वो संजीवनी साबित हो रहे हैं। प्रियंका गांधी हर हफ्ते लखनऊ आती है और अब सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में ही रहने का भी ऐलान कर दिया है। प्रियंका के लखनऊ आते ही मीटिंगों का दौर शुरू हो जाता है और देर रात 11-12 बजे तक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग चलती रहती है। कांग्रेस के लिए ये विधानसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं, प्रियंका की यूपी में सक्रियता से ये बात समझी जा सकती है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव से लेकर हेमंत बिस्वा तक कई दिग्गज नेताओं ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का साथ जरूर छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने दिया। कांग्रेस पार्टी गिर के उठी और फिर उसी ताकत से अब आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को 2022 में चुनाव में पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी यूपी में डगमगा चुकी पार्टी की नैया को जरूर पार लगाएंगी, लेकिन ये हिमालय पर्वत से संजीवनी लाने जैसा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यूपी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर डाली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में ही यूपी से विदा लेकर वापस चले गए। लेकिन प्रियंका गांधी अब भी पूरी जी जान से लगी हुई हैं और कांग्रेस पार्टी का पुनर्जन्म कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रियंका के सामने अब यूपी में बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी, तभी कांग्रेस का विजय रथ आगे बढ़ पाएगा। यूपी में कांग्रेस पार्टी इस बार का चुनाव अकेले दम पर लड़ने जा रही है। कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए वो तैयारियों में तो लगी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7 सीट और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी कैसे यूपी का मजबूत किला फतेह कर पाएगी। अच्छा, लखीमपुर में किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो जुल्म हुआ, उसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने जो लड़ाई लड़ी, वो आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को मजबूती देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मृतक किसानों के परिवारों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी ने ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, ना अंधेरी रात देखी, बस जो कदम बढ़ाए फिर वो रुके नहीं और थमे नहीं। पुलिस प्रशासन से झड़प, बहसबाजी, धक्का मुक्की सब कुछ प्रियंका और उनके साथियों ने झेला, लेकिन ना वो कमजोर पड़ी और ना किसी से डरी। उनको 3 दिनों तक एक गेस्ट हाउस में बंद भी रखा, परिजनों से मिलने नहीं दिया, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियंका के दृढ़ संकल्प के आगे प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ा और प्रियंका पीड़ित परिजनों से मिलने जरूर गए। देखिए, एक बात तो साफ हो जाती है कि जब से प्रियंका ने पूरी तरह से यूपी की कमान संभाली है, तब से कांग्रेस की यूपी में तस्वीर कुछ बदल गई है। शहर से लेकर बूथ स्तर तक उनका संगठन तैयार हो रहा है। उन्हें अब उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यूपी में कमाल करके दिखाएगी। फिलहाल ये तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब तस्वीर सबके सामने होगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में मची उथल-पुथल की। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियों के बीच जो दंगल चल रहा है उसके बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। समाजवादी परिवार का जो दंगल है ये सियासी है, दिखावटी है और आज इस पर चर्चा करेंगे हम। शिवपाल यादव लगातार अखिलेश को अल्टीमेटम दे रहे हैं। पहले 11 अक्टूबर का समय दिया था, अब वो 5 गांव पर ही तैयार है। समाजवादी परिवार में पिछले 5 सालों से चाचा भतीजे के बीच मतभेद है। शिवपाल की ये चेतावनी अचानक नहीं है। शिवपाल के साथ इस समय 5 छोटे छोटे दल मौजूद हैं जो उनकी बड़ी ताकत बने हैं।
यही वजह है कि चाचा भतीजे के साथ कोई सम्मानजनक समझौता चाहते हैं। परिवार के स्तर पर दोनों काफी नजदीक आ चुके हैं, लेकिन सियासत की कुछ अलग कसौटी होती है। शिवपाल अपने साथ ओवैसी, राजभर, चंद्रशेखर आजाद और राजा भैया की पार्टी समेत अपने सहयोगियों के लिए भी कई सीटों की डिमांड कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि गठबंधन का फॉर्मूला जल्द तय हो जाए। हालांकि अखिलेश चाचा के साथ गठबंधन को तो राजी है, लेकिन उसका वक्त नहीं तय करते हैं। सपा पर दबाव बनाने के लिए चाचा शिवपाल यादव ने बेहद अजीबोगरीब बयान दे डाला और कहा कि मैंने पांडवों की तरह सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन अब तो युद्ध होगा। उनका ये बयान साफ संकेत देता है कि गठबंधन की गुंजाइश बनी हुई है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध की बात पे कह डाली है। इटावा में शिवपाल यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अब मैं इंतजार करते करते थक गया हूं, अब तो युद्ध होगा, इसीलिए हम निकल पड़े हैं। और प्रसपा की तैयारी इतनी तेज है कि वो अब 12 अक्टूबर को मथुरा से रथ यात्रा भी निकालेगी। वैसे सियासी तौर पे देखा जाए तो बयानों का ये दौर आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक यूपी में चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, तब तक गठबंधन के बड़े स्वरूप शायद सामने आते रहे। लेकिन इन सबके इतर एक बात तो साफ है कि शिवपाल यादव और उनकी पार्टी ने छोटे दलों का गठजोड़ करके यूपी की सियासत में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी। ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर के साथ शिवपाल की सियासी गुफ्तगू इस बात का इशारा करती है कि शिवपाल सियासत में कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं। चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते वो लोगों को चौंका सकते हैं। छोटे दलों को एक साथ लेकर वो कोई बड़ा सियासी मोर्चा बनाएंगे या फिर इन दलों को किसी बड़े सियासी दल की चौखट पर एंट्री कराएंगे, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि शिवपाल इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में छोटे दलों की गुणागणित और दूसरे दलों के साथ गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सप्ताह की सुर्खियों में इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर कुछ नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।